बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप तमामी स्टूडेंट को मैं खुशामदीद कहता हूँ। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 और आज चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 9 के अंदर हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म, और इसके साथ जो दूसरा टॉपिक स्टडी करेंगे वो है क्रिस्टल सिस्टम। तो लेक्चर नंबर 8 के अंदर हमने सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर को स्टार्ट किया था और पिछले लेक्चर के अंदर हमने सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था, और सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के बाद फिर हमने एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ा था, यानी सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो 4 किस्में होती हैं, एटॉमिक क्रिस्टल्स, आयोनिक क्रिस्टल्स, कोवेलेंट क्रिस्टल्स और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स, इनके बारे में हमने तफसील से स्टडी किया था। आज इस चैप्टर के आखिरी लेक्चर के अंदर हम 2 टॉपिक्स को स्टडी करेंगे, आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर इनके डिफरेंस को पढ़ेंगे, और उसके बाद जो हम स्टडी करेंगे वो क्रिस्टल सिस्टम को स्टडी करेंगे और जो 7 किस्म के डिफरेंट क्रिस्टल्स होते हैं उनके बारे में हम तफसील से पढ़ेंगे। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब ये पहला टॉपिक आपके सामने है और ये लिखा हुआ है आइसोमॉर्फिज्म। और अगर हम आइसोमॉर्फिज्म के लफ्ज को देखें जी, तो ये 2 लफ्जों पर मुश्तमिल लफ्ज है। एक तो आइसो है और आइसो का मतलब सेम होता है, और मॉर्फिज्म का मतलब असल में शेप होता है। शक्ल को असल में मॉर्फिज्म कहते हैं जी। तो आइसो मीन्स सेम एंड मॉर्फिज्म मीन्स शेप। तो आइसोमॉर्फिज्म का मतलब हो गया सेम शेप। तो डेफिनेशन क्या है जी? डेफिनेशन अब आपके सामने है और ये लिखा है जी, द फिनोमिना, यानी आइसोमॉर्फिज्म फिनोमिना है इन विच डिफरेंट कंपाउंड्स शोज सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो एक ऐसा फिनोमेना जिसमें मुख्तलिफ क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स के सेम स्ट्रक्चर हों, मुख्तलिफ कंपाउंड तो मुख्तलिफ हों लेकिन उनकी शक्लें सेम हों, तो ये फिनोमेना आइसोमॉर्फिज्म कहलाता है। और कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? आइसोमॉर्फस कहलाते हैं। यानी 2 कंपाउंड जो केमिकली मुख्तलिफ हैं, जिनके केमिकल फॉर्मूले मुख्तलिफ हैं, उनके अंदर एलिमेंट्स मुख्तलिफ हैं, लेकिन वो दिखने में एक जैसे लग रहे हैं क्योंकि वो उनका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो सेम है। तो वो कंपाउंड्स आपस में आइसोमॉर्फस कंपाउंड कहलाते हैं। और ये जो फिनोमेना है वो आइसोमॉर्फिज्म कहलाता है। आइसो का मतलब सेम और मॉर्फिज्म का मतलब शेप। तो वो डिफरेंट कंपाउंड्स, मुख्तलिफ कंपाउंड्स एक जैसे दिखें, मुख्तलिफ कंपाउंड्स एक जैसी शक्ल रखें, मुख्तलिफ कंपाउंड एक जैसा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रखें, ये फिनोमेना आइसोमॉर्फिज्म कहलाता है जी। अब इसकी वजह क्या है जी और इसकी एग्जाम्पल क्या है, ये आप यहाँ पे हम देखते हैं जी। तो ये 3 एग्जाम्पल्स यानी 3 पेयर्स आपके पास आपके सामने हैं, सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये कंपाउंड सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है जी। ये अल्कली मेटल है और ये आपका हेलोजन ग्रुप का मेंबर है फ्लोरीन। तो ये अल्कली मेटल और हेलोजन के दरमियान बॉन्डिंग है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैग्नीशियम ये अल्कलाइन अर्थ मेटल का मेंबर है और ऑक्सीजन ये आपकी ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है जी। तो ये दोनों ही एलिमेंट्स इसके अंदर मुख्तलिफ हैं जी, लेकिन इन दोनों की जो शक्ल है वो सेम होती है और इन दोनों का जो क्रिस्टल होता है वो क्यूबिक क्रिस्टल होता है। और इसका मतलब ये है कि ये दोनों आइसोमॉर्फस कंपाउंड है। इसी तरह ये कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम नाइट्रेट आपको दिख रहा है, ये दोनों भी आइसोमॉर्फस कंपाउंड है। इन दोनों की शक्लें एक जैसी होती हैं और इनका जो क्रिस्टल होता है वो ट्राइगोनल क्रिस्टल कहलाता है। इसी तरह ये जिंक सल्फेट और आपको निकल सल्फेट नजर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे तो कार्बोनेट है और यहाँ पे नाइट्रेट है, तो कार्बोनेट और नाइट्रेट में फर्क है। और यहाँ पे कैल्शियम है, यहाँ सोडियम है, तो देखिए इन दोनों में भी फर्क हो गया। सिर्फ ऑक्सीजन आपको सेम नजर आ रहा है जिसकी तादाद दोनों के अंदर 3 है। अब यहाँ पे अगर एग्जाम्पल को देखें तो दोनों के अंदर सल्फेट तो आपको नजर आ रहा है, लेकिन दोनों के अंदर जो मेटल्स है वो डिफरेंट है। यहाँ पे जिंक नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको निकल नजर आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के अंदर ये जो दोनों पेयर है इनके अंदर कुछ ना कुछ फर्क जरूर है जी। और सोडियम फ्लोराइड मैग्नीशियम ऑक्साइड भी आइसोमॉर्फस कंपाउंड है। कैल्शियम कार्बोनेट सोडियम नाइट्रेट ये भी आपस में आइसोमॉर्फस कंपाउंड है। जिंक सल्फेट निकल सल्फेट ये दोनों भी आपस में आइसोमॉर्फस कंपाउंड है। सोडियम फ्लोराइड मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है, जो शेप है, जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो क्यूबिक है।
कैल्शियम कार्बोनेट सोडियम नाइट्रेट ट्राइगोनल ज्योमेट्री का हामिल है, जबकि जिंक सल्फेट और निकल सल्फेट ये ऑर्थोरोम्बिक ज्योमेट्री रखता है, यानी इसका जो क्रिस्टल होता है वो ऑर्थोरोम्बिक होता है जी। और ये सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होने की वजह, ये आपस में आइसोमॉर्फस होने की वजह यह है जी कि एलिमेंट्स का कंबाइनिंग रेशो सेम है। तो सोडियम और फ्लोरीन ये 1:1 के रेशो में कंबाइन हुए, बिल्कुल इसी तरह मैग्नीशियम और ऑक्सीजन भी 1:1 के रेशो में कंबाइन हुआ है जी। तो क्योंकि दोनों एटम्स या दोनों एलिमेंट सेम स्टोइचोमेट्रिक रेशो के अंदर कंबाइन हुए हैं, इसलिए इनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो सेम है। इस तरह यहाँ पे आपको 3 एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, एक कैल्शियम, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। 1:3 का रेशो है जी, यहाँ पे मेंशन है। और इसी तरह सोडियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर जो रेशो है 1:1:3 का रेशो है। तो दोनों के अंदर जो यानी कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम नाइट्रेट, इन दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स का तनासुब है या जो एटम्स का तनासुब है वो स्टोइचोमेट्रिकली सेम है, इसलिए दोनों भी आइसोमॉर्फस कंपाउंड है। और इतना यहाँ पे आपको जिंक सल्फेट और निकल सल्फेट नजर आ रहा है, तो जिंक और सल्फर ये 1:1 है और ऑक्सीजन 1:1:4 है। तो जिंक सल्फेट और निकल सल्फेट दोनों के अंदर जो एटम्स का तनासुब है, जो कंबाइनिंग रेशियो है वो 1:1:4 है, यानी ये दोनों कंपाउंड्स का जो एम्पेरिकल रिलेशन है जी वो सेम है, कंबाइनिंग रेशियो ऑफ द एलिमेंट सेम है, एम्पेरिकल फॉर्मूला इनका सेम है जी, ये स्टोइचोमेट्रिक रेशियो कंबाइनिंग एलिमेंट्स का सेम है, इसलिए ये इनकी शक्ल सेम है और इनका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है या जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है वो ये सेम रखते हैं, और इसलिए ये जो पेयर्स हैं वो आइसोमॉर्फस कंपाउंड्स कहलाते हैं जी। अब हम आइसोमॉर्फस कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ने जाएंगे जी। और आइसोमॉर्फस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज अब आपके सामने है जी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दे आर डिफरेंट इन देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक तो आपने पढ़ा जी कि आइसोमॉर्फस कंपाउंड वो होते हैं जिनकी शेप सेम होती है, यानी जिनकी ज्योमेट्री सेम होती है, जिनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम होता है। क्योंकि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम होने की वजह से इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। तो यहाँ पर जो जवाब आ रहा है वो नहीं आ रहा है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज का ताल्लुक तो उन एलिमेंट्स है कि वो कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद है। तो क्योंकि एलिमेंट डिफरेंट है और ये कंपाउंड एक दूसरे से मुख्तलिफ है, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। और फिजिकल प्रॉपर्टी भी जो सेम होती है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी लुक तो सेम होगी, इसकी शक्ल तो सेम होगी, क्रिस्टल तो दोनों के आपको एक जैसे दिखेंगे, लेकिन बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए, यानी मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की जाए, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ होंगी जी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज आइसोमॉर्फस कंपाउंड की मुख्तलिफ होती हैं जी। लेकिन खास बात ये होती है कि इनका एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम होता है जी। एम्पेरिकल फॉर्मूले से यहाँ मुराद है जी, जो अभी हमने पीछे पढ़ा जी, कि जो कंबाइनिंग रेशो है बिटवीन द एलिमेंट्स, यानी 1:1 या 1:1:3 या 1:1:4, तो कंबाइनिंग रेशो बिटवीन द एलिमेंट्स ये सेम होता है, यानी इनके एम्पेरिकल फॉर्मूले सेम होते हैं जी। ये तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और अभी चौथी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो उसके बाद ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ जाएगी जी। लिखा हुआ है व्हेन देयर सॉल्यूशंस आर मिक्स, जब इनके सॉल्यूशन को मिक्स किया जाए, यानी सोडियम फ्लोराइड का सॉल्यूशन बनाएं और मैग्नीशियम ऑक्साइड का आप सॉल्यूशन बनाएं और इन दोनों को आपस में मिक्स कर दें, और मिक्स करने के बाद आप इनको एवोपरेशन पे छोड़ दें, वाटर एवोपरेट होगा, जिसके बाद इसके अंदर क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो क्रिस्टल्स बनेंगे, सोडियम फ्लोराइड के क्रिस्टल्स भी बनेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड के क्रिस्टल्स भी बनेंगे, और ये जो क्रिस्टल होंगे उनको आप मिक्स क्रिस्टल कहेंगे जी, क्योंकि सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड दोनों के क्रिस्टल की जो शेप है वो क्या है जी, क्यूबिक है। ये क्रिस्टल उस सॉल्यूशन की एवोपरेशन पे क्रिस्टल्स बन जाएंगे और ये क्रिस्टल्स मिक्स क्रिस्टल्स कहलाएंगे। और वो जो मिक्स क्रिस्टल्स होंगे वो ऐसे होंगे जी कि आप ये फर्क नहीं कर सकेंगे कि इसमें से कौन से क्रिस्टल सोडियम फ्लोराइड के हैं और कौन से क्रिस्टल्स मैग्नीशियम ऑक्साइड के हैं जी। तो ये जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना को मिक्स क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन कहते हैं जी। ये अगली प्रॉपर्टी है जिसको कहते हैं जी शो द प्रॉपर्टी ऑफ ओवर ग्रोथ, और ओवर ग्रोथ की प्रॉपर्टी का भी ताल्लुक क्रिस्टलाइजेशन से है। ओवर ग्रोथ किसे कहते हैं जी, अब इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है जी।
If crystal of one substance is suspended in a saturated solution of another substance, देखिए ये क्रिस्टलाइजेशन मुख्तलिफ तरीके से होती है। क्रिस्टलाइजेशन का एक तरीका तो मैंने ऊपर डिस्कस किया जी कि आपने सॉल्यूशन को एवोपरेट होने पे छोड़ दिया, तो जब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर जो उसके अंदर मौजूद है जब वो एवोपरेट हो जाएगा तो एवोपरेट होने के बाद क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। और अगर मिक्स सॉल्यूशन है तो दोनों ही जो सब्सटेंस हैं उनके क्रिस्टल बनेंगे और दोनों के क्रिस्टल्स एक जैसे होंगे जी, इसलिए आप उन क्रिस्टल्स के अंदर फर्क नहीं कर सकेंगे जी। क्रिस्टलाइजेशन का दूसरा तरीका ये है कि आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर क्रिस्टल को ऐड करें तो ये जो क्रिस्टल है वो उस सॉल्यूशन को के अंदर क्रिस्टल डेवलप करने का बाइस बनता है, यानी उस क्रिस्टल के ऊपर उस सॉल्यूशन के क्रिस्टल बन जाते हैं, उस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्ट है उसके क्रिस्टल बन जाते हैं जी। तो ये जो फिनोमेना है इसको प्रॉपर्टी ऑफ ओवरग्रोथ कहते हैं जी। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है जी इफ क्रिस्टल ऑफ वन सब्सटेंस, लेकिन ये सब्सटेंस आइसोमॉर्फस होनी चाहिए, यानी अगर आप क्रिस्टलाइजेशन करवा रहे हैं किसी क्यूबिक क्रिस्टल की तो इसका मतलब है उसके अंदर आपने जो दूसरा क्रिस्टल डालना है वो भी क्यूबिक होना चाहिए। या अगर आप ट्राइगोनल क्रिस्टल की ओवरग्रोथ करवा रहे हैं तो उसके जो सॉल्यूशन है उसके अंदर भी ट्राइगोनल सब्सटेंस होनी चाहिए और जो क्रिस्टल आपने ऐड किया है वो भी ट्राइगोनल, यानी दोनों आइसोमॉर्फस होना चाहिए, तभी आपको प्रॉपर्टी ऑफ ओवरग्रोथ मिलेगी जी। तो क्या लिखा हुआ है इफ क्रिस्टल ऑफ वन सब्सटेंस is suspended in a saturated solution of another substance, अगर एक क्रिस्टल को किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर अगर सस्पेंड किया जाएगा या डाला जाएगा, द क्रिस्टल ऑफ सेकंड सब्सटेंस, जो दूसरी सब्सटेंस है उसका जो क्रिस्टल बनेगा वो इस पहले क्रिस्टल पे बनेगा और जिसका पैटर्न सेम होगा, और इस फिनोमिना को आप ओवरग्रोथ कहते हैं जी। यानी क्रिस्टलाइजेशन करवाने के लिए मिसाल के तौर पर आप सोडियम फ्लोराइड की क्रिस्टलाइजेशन करवाना चाह रहे थे तो सोडियम फ्लोराइड की क्रिस्टलाइजेशन को आप मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्रिस्टल डाल के करवा सकते हैं, और अगर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड पर सोडियम फ्लोराइड के क्रिस्टल ग्रो हो गए, या आप ये कहिए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के जरिए सोडियम फ्लोराइड के क्रिस्टल ग्रो हो गए, तो ये प्रॉपर्टी ओवर ग्रोथ कहलाएगी। तो आइसोमॉर्फस कंपाउंड ओवर ग्रोथ का फिनोमेना भी देते हैं जी। ये मिक्स क्रिस्टल्स भी फॉर्म करते हैं, इनका एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन कंबाइनिंग एटम्स सेम होती है लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज की मुख्तलिफ होती हैं। ये अगला टॉपिक आपके सामने है और ये लिखा हुआ है पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉली का मतलब होता है मैनी और मॉर्फिज्म का मतलब होता है शेप। तो पॉलीमॉर्फिज्म की अगर आप वर्ड को कंबाइन करें तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब हो जाएगा मैनी शेप। तो आइसोमॉर्फिज्म आपने पढ़ा और आइसोमॉर्फिज्म में हमने ये पढ़ा जी कि मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की सेम शेप होगी और ये फिनोमेना आइसोमॉर्फिज्म कहलाएगा। तो यकीनन पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है डिफरेंट शेप। तो डिफरेंट शेप सेम सब्सटेंस के अगर होंगे तो इस फिनोमेना को पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे। आइए इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं जी। यहाँ लिखा हुआ है जी द फिनोमेना इन विच same compound shows different crystalline structure, this is known as polymorphism and the compound is known as polymorphous compound। तो एक ही कंपाउंड हो लेकिन उसके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम हो, यानी एटम मुख्तलिफ तरीके से अरेंज हो, तो उसकी वजह से उनके डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनेंगे। तो एक ही सब्सटेंस के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर होना, मुख्तलिफ ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होना, मुख्तलिफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होना, ये फिनोमेना पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है और सब्सटेंस पॉलीमॉर्फस सब्सटेंस कहलाती है। तो आइए इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं जी। तो ये एग्जांपल अब आपके सामने है। कैल्शियम कार्बोनेट, ये एक ही सब्सटेंस है जी। कैल्साइट भी कैल्शियम कार्बोनेट है और एरागोनाइट भी कैल्शियम कार्बोनेट है जी। दोनों ही क्रिस्टलाइन फॉर्म है कैल्शियम कार्बोनेट की, लेकिन कैल्साइट के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के जो एटम्स अरेंज होते हैं इस तरह से अरेंज होते हैं कि इसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल होता है और ये स्ट्रक्चर अब आपके कैल्साइट का आपके सामने है। और एरागोनाइट के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के जो एटम्स हैं यानी कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन, ये इस तरह से अरेंज होते हैं कि इनकी जो शक्ल होती है वो ऑर्थोरोम्बिक होती है जी। और ये अब आपको इसका स्ट्रक्चर आपके सामने नजर आ रहा है जी। तो दोनों क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर आपको वाज़े फर्क नजर आ रहा है
कैल्साइट ट्राइगोनल शेप का हामिल क्रिस्टल है, जबकि एरागोनाइट ये ऑर्थोरोम्बिक शेप का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। तो दोनों के स्ट्रक्चर के अंदर आपको वाज़े तौर पर फर्क नजर आ रहा है, और फर्क होने की वजह ये डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हैं। ये एटम मुख्तलिफ तरीके से अरेंज हैं, यानी मुख्तलिफ इनके दरमियान डिस्टेंस है, मुख्तलिफ इनके दरमियान एंगल्स हैं, जिसकी वजह से बनने वाले क्रिस्टल की शक्ल मुख्तलिफ है। लेकिन अगर आप इनको देखें तो ये सेम ही सब्सटेंस के दो मुख्तलिफ क्रिस्टल हैं, ये सेम सब्सटेंस के दो मुख्तलिफ रूप हैं, और ये जो फिनोमिना है इसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अब हम पॉलीमॉर्फस कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने जाएंगे जी, और ये प्रॉपर्टीज आपके सामने है जी, और यहाँ पे लिखा हुआ है जी दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो इनकी बिल्कुल एक जैसी होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये जी कि ये अगर जो केमिकल रिएक्शन करेंगे तो केमिकल रिएक्शन का ताल्लुक तो उनके केमिकल फॉर्मूले से है जी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती हैं, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ होने की वजह क्या है जी कि एटम मुख्तलिफ तरीके से अरेंज होते हैं। जब एटम मुख्तलिफ तरीके से अरेंज होंगे तो देखिए इनकी शेप भी डिफरेंट होगी, और शेप डिफरेंस होने की जो होगी उसकी वजह से इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डिफरेंट होंगी, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डिफरेंट होने की वजह से यकीनन इनके मेल्टिंग पॉइंट पर भी फर्क पड़ना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर भी फर्क पड़ना है। इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज पॉलीमॉर्फस कंपाउंड की डिफरेंट होती हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होती हैं। एम्पेरिकल रिलेशन है कंबाइनिंग एटम्स के दरमियान वो सेम नहीं होता, और यही वो वजह है कि इनकी जो शक्लें हैं वो मुख्तलिफ है। मिक्स क्रिस्टल ये फॉर्म नहीं करेंगे जी। तो अगर आप यानी अगर दो यानी पॉलीमॉर्फस कंपाउंड की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट जब क्रिस्टलाइजेशन करवाई जाएगी तो ये किसी एक ही किस्म की क्रिस्टल को डेवलप करेगा, या तो वो आपके ट्राइगोनल क्रिस्टल होंगे या फिर वो आपके ऑर्थोरॉम्बिक क्रिस्टल होंगे जी। दोनों किस्म की क्रिस्टल आपको नहीं मिलेंगे जी। और ये प्रॉपर्टी ऑफ ओवरग्रोथ को भी शो नहीं करेगा जी। यानी आप अगर पॉलीमॉर्फस कंपाउंड की बात करें जी तो ओवरग्रोथ की प्रॉपर्टी के लिए क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का सेम होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम नहीं है, इसलिए इट डज नॉट पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ ओवरग्रोथ। क्योंकि मिक्स क्रिस्टल का फॉर्म होना ये भी आइसोमॉर्फस कंपाउंड्स की खूबी है, और प्रॉपर्टी ऑफ ओवरग्रोथ का रखना ये भी आइसोमॉर्फस कंपाउंड की खूबी है जी। ये पॉलीमॉर्फस कंपाउंड की खूबियां नहीं है। एक रीजन हमारे सामने है जी, और ये लिखा हुआ है जी कि वाई जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट आर आइसोमॉर्फस सॉलिड। तो जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट आइसोमॉर्फस सॉलिड्स क्यों है जी? इसका जवाब अब आपके सामने लिखा हुआ है जी कि जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट हैव सेम एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन कंबाइनिंग एटम्स। तो जो एटम्स कंबाइन हो रहे हैं यानी जिंक सल्फर और ऑक्सीजन, उनके दरमियान रेशियो 1:1:4 का है। इसी तरह कॉपर सल्फर और ऑक्सीजन के दरमियान भी जो रेशियो है 1:1:4 का है जी। तो दोनों ही जो सब्सटेंसेस हैं उनके अंदर एटम्स का कंबाइनिंग रेशियो 1:1:4 का है। इसलिए क्रिस्टल के अंदर एटम्स इस तरह से अरेंज होंगे जी कि दोनों की शक्लें क्या होंगी, सेम होंगी, और इस वजह से ये आपके कंपाउंड आइसोमॉर्फस कंपाउंड कहलाते हैं, यानी इनकी नेचर आइसोमॉर्फस होती है जी। तो आइसोमॉर्फस सॉलिड की खास बात क्या होती है जी कि इनके दरमियान एटम्स का कंबाइनिंग रेशियो सेम होता है, जिसकी वजह से जब क्रिस्टल बनता है जी तो एटम्स एक तरीके से अरेंज होते हैं, और जब एटम्स एक तरीके से अरेंज होंगे तो उसके नतीजे में बनने वाले सॉलिड की शेप सेम होगी और क्रिस्टल आपको एक जैसे दिखेंगे। अगर आपको मुख्तलिफ कंपाउंड के क्रिस्टल एक जैसे दिखेंगे तो ये फिनोमिना आइसोमॉर्फिज्म कहलाएगा, और वो सॉलिड आपस में आइसोमॉर्फस सॉलिड कहलाएंगे। अब हम डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म के दरमियान। तो ये पहला डिफरेंस आपके सामने है, और ये तो डेफिनेशन लिखी हुई है जी, और ये लिखा हुआ है आइसोमॉर्फिज्म में लिखा है जी द फिनोमिना इन विच डिफरेंट कंपाउंड्स शो सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। मुख्तलिफ कंपाउंड सेम दिखें, सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रखें, ये फिनोमिना आइसोमॉर्फिज्म कहलाता है। और अगर सेम कंपाउंड मुख्तलिफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रखे, सेम कंपाउंड आपको मुख्तलिफ दिखे, तो ये फिनोमिना पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के दरमियान फर्क है जी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज आइसोमॉर्फस कंपाउंड की मुख्तलिफ होती हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज पॉलीमॉर्फस कंपाउंड की सेम होती हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी भी मुख्तलिफ होती हैं।
मिक्स क्रिस्टल की फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो मिक्स क्रिस्टल की फॉर्मेशन ये सिर्फ और सिर्फ आइसोमॉर्फस कंपाउंड के अंदर होती है जी। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन देयर सॉल्यूशन आर मिक्स दे फॉर्म मिक्स क्रिस्टल। आइसोमॉर्फस कंपाउंड मिक्स क्रिस्टल्स बनाते हैं और पॉलीमॉर्फस कंपाउंड मिक्स क्रिस्टल नहीं बनाते। और इसी तरह जो प्रॉपर्टी ऑफ ओवरग्रोथ है वो भी आइसोमॉर्फस कंपाउंड की होती है। यहाँ लिखा हुआ है दे शोज द प्रॉपर्टी ऑफ ओवरग्रोथ, लेकिन पॉलीमॉर्फस कंपाउंड प्रॉपर्टी ऑफ ओवरग्रोथ को शो नहीं करते जी। एक और डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं जी कि आइसोमॉर्फस कंपाउंड के अंदर जो एटम्स हैं उनके दरमियान सेम एम्पिरिकल रिलेशन होता है और पॉलीमॉर्फस कंपाउंड के अंदर जो एटम्स होते हैं उनके दरमियान सेम एम्पिरिकल रिलेशन नहीं होता जब क्रिस्टल बनता है। तो ये फर्क थे आइसोमॉर्फिज्म के दरमियान और पॉलीमॉर्फिज्म के दरमियान, या ये फर्क था आइसोमॉर्फस कंपाउंड के दरमियान और पॉलीमॉर्फस कंपाउंड के दरमियान। इम्तिहान में ये फर्क बहुत ज्यादा आता है, तो आप इसे अच्छे से याद कीजिएगा। अब हम क्रिस्टल सिस्टम को स्टडी करेंगे और कुछ डेफिनेशंस को पढ़कर, कुछ टर्म्स को पढ़कर फिर हम क्रिस्टल सिस्टम को स्टडी करेंगे जी। तो ये पहली टर्म है और इसको आप यूनिट सेल कहते हैं जी। तो यूनिट सेल क्या है, इसकी डेफिनेशन अब आपके सामने है और ये लिखा है जी द रिपीटिशन ऑफ सम बेसिक पैटर्न ऑफ क्रिस्टल, दैट बेसिक पैटर्न इज नोन एज यूनिट सेल। यानी जो क्रिस्टल है जी, उस क्रिस्टल के अंदर जो पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, उस पैटर्न को, उस यूनिट को, उस इकाई को जो बार बार रिपीट हो रही है, जिसने बड़ा क्रिस्टल बनाना है जी, उसको आप यूनिट सेल कहते हैं जी। तो ये आपका क्रिस्टल लैटिस की तस्वीर आपके सामने है जी और इसके अंदर जो आपको लाइट ब्लू कलर से शेड करके दिखाया गया है ये असल में यूनिट सेल है जी। ये पीछे भी इस जैसा एक सेल है, इसके राइट हैंड साइड पे भी एक सेल है, उसके पीछे भी इस जैसा सेल है, इसके नीचे भी इस जैसा सेल है और पूरे के पूरे क्रिस्टल के अंदर ये जो आपको लाइट ब्लू कलर से शेड करके दिखाया गया है ये यूनिट रिपीट हो रहा है। तो ये जो बेसिक यूनिट है जो इस क्रिस्टल लैटिस के अंदर या इस क्रिस्टल के अंदर बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये एक जो सेल है जी इसको आप यूनिट सेल कहते हैं। तो यूनिट सेल की डेफिनेशन को आपने पढ़ा जी, द रिपीटिशन ऑफ सम बेसिक पैटर्न ऑफ अ क्रिस्टल इज नोन एज यूनिट सेल। तो ये जो बेसिक पैटर्न है या यूनिट सेल कहलाता है जो इस क्रिस्टल के अंदर बार बार रिपीट होगा और पूरे का पूरा क्रिस्टल डेवलप करेगा। तो ये यूनिट सेल की डेफिनेशन आपके सामने थी। सेल डायमेंशंस को पढ़ने जा रहे हैं जी। तो डायमेंशन का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा जी कि इसका कोई ताल्लुक वो पैमाइश से है जी। तो यहाँ लिखा है जी द यूनिट सेल हैव फिक्स लेंथ ऑफ एजेस एंड फिक्स एंगल। तो ये जो लेंथ है जी यानी एक्स एक्सिस कितनी लंबी है, यानी जो सेल है सिंपल लफ्जों में कहें तो वो कितना चौड़ा है, कितना लंबा है, कितना गहरा है जी और किस एंगल पे है जी। अगर आप इसकी पैमाइश करें यानी लेंथ को नाप लें और एंगल को नाप लें तो इन दोनों को कंबाइन करें तो इन दोनों को आप सेल डायमेंशन कहेंगे जी। तो ये जो यूनिट सेल है जिस पे हमने बात की जी, इस यूनिट सेल की एक खास जो बार बार रिपीट हो रहा है इसकी खास लेंथ होती है, यानी इसमें एक्स डायरेक्शन के अंदर इसकी खास लेंथ रखता है, इस तरह वाई डायरेक्शन के अंदर ये खास लेंथ रखता है, इस तरह ये जेड डायरेक्शन के अंदर एक खास लेंथ रखता है, इस तरह एक खास एंगल ये अल्फा रखता है, एक खास एंगल बीटा रखता है, एक खास एंगल गैमा रखता है जी। इन तमाम की पैमाइश इनको अगर आप मिलाकर देखें जी तो असल में ये सेल डायमेंशंस कहलाती हैं और सेल डायमेंशन के बेस पर ही मुख्तलिफ क्रिस्टल सिस्टम है। ये सेल डायमेंशंस चेंज होती हैं यानी लेंथ ऑफ एक्सिस चेंज होती हैं और एंगल बिटवीन द एक्सिस चेंज होते हैं, जिसकी वजह से क्रिस्टल की शक्ल चेंज हो जाती है और उसकी वजह से 7 क्रिस्टल सिस्टम आपके सामने बनते हैं जी, जिनको हम आगे स्टडी करेंगे जी। तो सेल डायमेंशन क्या है जी कि जो यूनिट सेल है जी जो आपने पीछे देखा था उस यूनिट सेल की जो एज जो लेंथ है एजेस की यानी एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की और जेड एक्सिस की, ये लेंथ क्या होती है जी फिक्स होती है। एक्स एक्सिस वाली लेंथ को ए से जाहिर करते हैं, वाई एक्सिस वाली लेंथ को बी से जाहिर करते हैं,
जेड एक्सिस वाली लेंथ को सी से जाहिर करते हैं जी, और इसी तरह जो एंगल्स है उनको अल्फा, बीटा और गैमा से जाहिर करते हैं जी। इन सबको कंबाइन कर लिया जाए तो इन सबको कंबाइन करने पे सेल डायमेंशन बनती है जी। तो लेंथ ऑफ एजेस और एंगल्स को अगर आप कंबाइन करें तो इससे आपको सेल डायमेंशन पता लग जाती है, यानी यूनिट सेल की डायमेंशन पता लग जाती है जी कि उसकी मोटाई, चौड़ाई और लंबाई क्या है और एंगल्स क्या है। स्पेस और क्रिस्टल लैटिस, इसको हम स्टडी करने जा रहे हैं जी। ये लिखा हुआ है जी, इफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल, देखिए जो क्रिस्टल बनाते हैं या तो वो एटम्स के बनाएंगे या वो आयंस बनाएंगे या वो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जी, इफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स दैट कॉन्स्टिट्यूट अ क्रिस्टल, यानी एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल जो क्रिस्टल बना रहे हैं, अगर एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स को यहाँ से हटा दें, लिखा हुआ है आर रिप्लेस्ड बाय पॉइंट्स एंड प्लेस एट सेम प्लेसेस एज इन अ यूनिट सेल, देन दिस अरे ऑफ पॉइंट्स इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस। तो ये क्रिस्टल लैटिस की या स्पेस लैटिस की डेफिनेशन है। असल में क्रिस्टल लैटिस का मतलब है क्रिस्टल का खाली सांचा या क्रिस्टल का खाली खांचा। तो यानी आपने सारे के सारे एटम्स, सारे के सारे आयन, सारे के सारे मॉलिक्यूल जो उस क्रिस्टल लैटिस के अंदर मौजूद थे उनको हटाया, और उनको हटाने के बाद जहां जहां से आप हटाते गए वहां वहां क्या लगाते गए, आप पॉइंट्स लगाते गए, यानी एटम्स को हटा दिया और उनको पॉइंट्स लगा के रिप्लेस कर दिया। तो एक जो खाली खांचा बचेगा जिसके अंदर आप एटम्स मौजूद नहीं है, आयंस मौजूद नहीं है, मॉलिक्यूल्स मौजूद नहीं है, तो ये जो आपको जाली मिलेगी, ये जो सांचा मिलेगा, इस सांचे को आप क्रिस्टल लैटिस कहते हैं और इसी से क्रिस्टल की शक्ल का अंदाजा लगाया जाता है जी। तो ये लैटिस की तस्वीर अब आपके सामने है जी। ये लैटिस पॉइंट्स हैं, यानी यहां से आपने एटम्स को हटा दिया है और उसकी जगह आपने क्या लगा दिया है, पॉइंट्स लगा दिए हैं जी। तो ये आपको यूनिट सेल नजर आ रहा है, और ये जो पूरा का पूरा जो ये रिपीट कर रहा है, रिपीट करने के बाद जो इसने शक्ल बनाया है उसको आप क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस कहते हैं जी। और इसी तरह इसके अंदर भी आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस वाजे हो रही है, एंगल भी आपको वाजे हो रहा है। तो ये क्रिस्टल लैटिस है। क्रिस्टल लैटिस के अंदर अगर इन पॉइंट्स पर आप एटम्स को रख दें या आयंस को रख दें या मॉलिक्यूल्स को रख दें तो ये क्या बन जाएगा, क्रिस्टल बन जाएगा। एटम्स को, आयंस को, मॉलिक्यूल्स को हटा दें तो इसको आप क्या कहेंगे, क्रिस्टल लैटिस कहेंगे। ये बात दोबारा से सुन लीजिए कि अगर इन पॉइंट्स के साथ ये आपको शक्ल नजर आ रही है तो ये क्रिस्टल लैटिस कहलाएगा। और अगर इन पॉइंट्स की जगह आप एटम्स को, आयंस को और मॉलिक्यूल्स को रख दें तो फिर ये क्रिस्टल कहलाएगा। तो क्रिस्टल और क्रिस्टल लैटिस में फर्क क्या है जी, कि क्रिस्टल के अंदर एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे, लेकिन जब हमें उससे स्टडी करना होगा तो हम एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स को हटा देंगे और उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स लगा देंगे, ताकि हमारे सामने जो सांचा है वो वाजे हो जाए, ताकि हमें ए, बी और सी की डायमेंशंस को देखना आसान हो जाए, अल्फा, बीटा, गैमा एंगल को देखना आसान हो जाए। तो ये क्या कहलाता है, क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। हम क्रिस्टल सिस्टम को स्टडी करने जा रहे हैं जी। तो क्रिस्टल सिस्टम क्या है जी, इसकी डेफिनेशन अब आपके सामने है, लिखा हुआ है जी, द शेप ऑफ द क्रिस्टल, यानी अगर जो क्रिस्टल की शक्ल है जी वो किस पर डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ एजेस, यानी ए, बी और सी, इनकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई क्या है, एंड एंगल्स, और इनके दरमियान एंगल्स क्या हैं, और इसी की बेसिस पे, यानी ऑन द बेसिस ऑफ दिस, crystals are classified into 7 groups that constitute crystal system. The shape of the crystal depends upon the length of edges and angles, and on the basis of this, crystals are classified into 7 groups. This is known as crystal system. तो जो क्रिस्टल की शेप है जी, और ये जो क्रिस्टल्स की शेप है यहाँ पे आपको वाज़ेह तौर पर समझ में आ रहा होगा जी कि 7 मुख्तलिफ शेप के क्रिस्टल्स होते हैं। और ये 7 क्लासेस की वजह क्या है जी, कि लेंथ ऑफ एजेस का चेंज होना और एंगल का चेंज होना। तो ये पूरे का पूरा सिस्टम क्या कहलाता है, क्रिस्टल सिस्टम कहलाता है जी। तो ये 7 किस्म के क्रिस्टल्स आपके सामने हैं मुख्तलिफ एग्जाम्पल के साथ जी। इनको अभी हम डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। तो क्रिस्टल सिस्टम में जो 7 किस्म के क्रिस्टल्स हैं उनके नामों को पढ़ने जा रहे हैं जी। तो जो पहला सिस्टम है उसको क्यूबिक सिस्टम कहते हैं, ये नाम उसकी शेप पर रखे गए हैं जी।
जो दूसरा सिस्टम है उसको टेट्रागोनल सिस्टम कहते हैं जी। तीसरा सिस्टम ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम कहलाता है। चौथा सिस्टम ट्राइगोनल या रोम्बीहेड्रल सिस्टम कहलाता है। पांचवें सिस्टम को आप हेक्सागोनल सिस्टम कहते हैं। छठा सिस्टम मोनोक्लिनिक सिस्टम कहलाता है। और जो सातवां सिस्टम है वो ट्राई क्लिनिक सिस्टम कहलाता है। इन सातों सिस्टम में जो क्रिस्टल की शक्ल है वो डिफरेंट है, और डिफरेंट होने की वजह क्या है जी कि लेंथ ऑफ एजेस यानी ए बी और सी इनकी लेंथ में फर्क है, और अल्फा बीटा गैमा और इनके एंगल्स के दरमियान कुछ ना कुछ फर्क है, जिसकी वजह से ये आपको 7 किस्म के क्रिस्टल्स मिलते हैं जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं क्रिस्टल सिस्टम। तो ये पहला क्रिस्टल सिस्टम आपके सामने है और ये क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है। अब आपको इनके एक्सिस, एंगल और कम से कम एक एग्जाम्पल को याद रखें, और अगर आप शक्ल भी याद रख सकें यानी इसको ड्रॉ करके देख सकें, ड्रॉ करके याद रख सकें तो भी बहुत अच्छा है, वरना 2-4 के तो आप जरूर याद रखें जी। तो क्यूबिक सिस्टम की खास बात क्या है जी कि ए बी और सी बराबर होती है, यानी इसकी जो लेंथ ऑफ एजेस है यानी एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे इनकी लेंथ हर तरफ से बराबर होती है जी। और एंगल भी सेम होता है यानी अल्फा बीटा और गैमा 90 डिग्री होता है। तो जो शेप बनती है वो क्यूबिक शेप बनती है, जो शेप अब आपके सामने है जी, और इसकी मिसाल सोडियम क्लोराइड है जी। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर जो लेंथ है वो सेम है, यानी ए बी सी ये तीनों बराबर हैं, और इसी तरह अल्फा भी 90 डिग्री है, बीटा भी 90 डिग्री है, गैमा भी 90 डिग्री है। तो ये जो सिस्टम है इसको क्यूबिक सिस्टम कहते हैं, और सोडियम क्लोराइड इसकी मिसाल है। ये दूसरा सिस्टम आपके सामने है और ये टेट्रागोनल सिस्टम कहलाता है। और यहाँ पे अब आपको नजर आ रहा होगा जी कि ए और बी तो बराबर है, यानी 2 लेंथ बराबर है, लेकिन तीसरी लेंथ बराबर नहीं है। यानी आपने क्या कहा जी कि ए यानी ये जो आपका ए बराबर है, एक्स एक्सिस बराबर है, वाई एक्सिस बराबर है, लेकिन जेड एक्सिस आपको थोड़ी सी लंबी नजर आ रही है। इसका मतलब है 2 लंबाइयां तो बराबर हैं, लेकिन जो तीसरी लंबाई है वो बराबर नहीं है, यानी ए एंड बी आर इक्वल बट सी इज डिफरेंट। तो ये जो सिस्टम है ये टेट्रागोनल सिस्टम कहलाता है। एंगल्स अभी भी 90 डिग्री हैं, यानी अल्फा बीटा गैमा ये तीनों ही 90 डिग्री हैं। और ये टिन ऑक्साइड ये इसकी एग्जाम्पल है, SnO2 इस क्रिस्टल की एग्जाम्पल है जी। तो इन सबको एक साथ करके पढ़िएगा तो आपको बहुत आराम से ये याद हो जाएगा, और इम्तिहान में MCQs के अंदर ये बहुत आता है, तो इसको बहुत अच्छे से आप देखिएगा MCQs के लिए। तो एक्सिस में हमने क्या पढ़ा जी कि 2 एक्सिस की लंबाई तो सेम है, लेकिन तीसरे एक्सिस की लंबाई के डिफरेंट होने की वजह से ये सिस्टम पहले सिस्टम से डिफरेंट है, और ये सिस्टम टेट्रागोनल सिस्टम कहलाता है। अब ये तीसरा सिस्टम आपके सामने है, और यहाँ पे अब आपको फर्क नजर आ रहा होगा, एक्सिस का फर्क क्या, एंगल तो यहाँ पर भी सेम है जी। तो ए बी और सी यानी तीनों यानी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों डिफरेंट है जी। तो ए बी के बराबर नहीं है और ए बी दोनों सी के बराबर नहीं है। ए में फर्क है, बी में फर्क है, सी में फर्क है, यानी लंबाई में, चौड़ाई में, मोटाई तीनों के अंदर फर्क है, तीनों की लेंथ एक जैसी नहीं है। तो ये सिस्टम क्या कहलाता है, ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम कहलाता है। एंगल अभी भी अल्फा बीटा और गैमा 90 डिग्री है, और इसकी एग्जांपल पोटेशियम नाइट्रेट है जी। तो ऑर्थोक्यूबिक सिस्टम, टेट्रागोनल सिस्टम और ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम के अंदर आपको फर्क समझ में आ गया होगा जी कि इसके अंदर ए बी और सी तीनों बराबर थे, और इसके अंदर ए और बी बराबर थे लेकिन सी डिफरेंट था, और इसके अंदर ए बी और सी तीनों ही डिफरेंट है, लेकिन इन तीनों के अंदर खास बात क्या है जी, एंगल 90 डिग्री है, यानी अल्फा बीटा गैमा ये 90 डिग्री है। तो ये जो तीसरा सिस्टम है इसको ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम कहते हैं जी। ये चौथा सिस्टम आपके सामने है जिसको ट्राइगोनल सिस्टम कहते हैं, जिसको रोम्बीहेड्रल सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे अब आप देखिए जी, ये क्यूबिक सिस्टम आपको जैसा लग रहा है जी कि ए बी और सी आप बराबर हैं, यानी तीनों लेंथ ऑफ एक्सिस तो बराबर हैं, लेकिन यहाँ पे अब आपको क्या देखा जी कि अल्फा बीटा और गैमा इनका एंगल 90 डिग्री नहीं है, यानी आप इसको एंगुलर क्यूबिक कह सकते हैं। जो ट्राइगोनल सिस्टम है या जो रोम्बीहेड्रल सिस्टम है जी, इसके अंदर आपने क्या देखा, क्यूब तो है लेकिन क्यूब 90 के एंगल पे नहीं है, एंगल डिफरेंट है। अल्फा बीटा गैमा ये
सेम तो है, यानी अल्फा बीटा के बराबर है, बीटा गैमा के बराबर है, लेकिन ना अल्फा ना बीटा ना गैमा, इन तीनों में से कोई भी 90 डिग्री के बराबर नहीं है। ये अल्फा बीटा और गैमा यानी तीनों, यहाँ पे अल्फा जो लिखा है इसका मतलब है जी अल्फा बीटा के बराबर है, बीटा गैमा के बराबर है, लेकिन इन तीनों में से कोई भी 90 डिग्री के बराबर नहीं है जी। तो ये जो सिस्टम है इसको ट्राइगोनल सिस्टम कहते हैं। और इसकी मिसाल क्या है जी, सिल्वर नाइट्रेट इसकी मिसाल है। तो देखिए इसको अब मैंने क्या कहा जी, एंगुलर क्यूबिक भी आप कह सकते हैं जी, कि बिल्कुल क्यूब जैसा है जी। और क्यूब जैसा क्यों है, क्योंकि ए बी और सी ये तीनों लेंथ तो आपको बराबर नजर आ रही हैं और तीनों एंगल भी बराबर है। जिस तरह क्यूबिक सिस्टम के अंदर तीनों एंगल भी बराबर थे, लेकिन क्यूबिक सिस्टम की खास बात थी कि तीनों एंगल 90 डिग्री के बराबर थे। यहाँ पे तीनों एंगल आपस में तो बराबर है, लेकिन वो 90 डिग्री के बराबर नहीं है। तो ये सिस्टम क्या कहलाता है, ट्राइगोनल सिस्टम कहलाता है। तो क्यूबिक के रेफरेंस से अगर आप इसको याद रखें जी, तो ट्राइगोनल सिस्टम आपको बहुत आराम से याद हो जाएगा। अब ये पांचवा सिस्टम है और ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ है और इसको आप हेक्सागोनल सिस्टम कहते हैं जी। और हेक्सागोनल से आपको समझ में आ गया होगा, 6 कोने हैं जी, और 6 कोने उस वक्त बनेंगे जी जब एंगल 120 डिग्री होगा जी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि इनकी अगर आप लेंथ की बात करें तो ए तो बी के बराबर है, यानी टेट्रागोनल सिस्टम के रेफरेंस से बहुत आराम से याद हो सकता है जी। ए और बी तो आपस में बराबर हैं जी, यानी आपको ए और बी बराबर नजर आ रहे हैं, लेकिन ये जो सी है वो थोड़ा सा उसके दरमियान फर्क ज्यादा है, यानी इन बिटवीन दीज हेक्सागोनल प्लेनर लेयर, ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में आपने इसको पढ़ा था जी। तो ये जो इन बिटवीन द लेयर्स है वो डिस्टेंस ज्यादा है, और इन द प्लेन जो है वो जो डिस्टेंस है वो सेम है। तो ए तो बी के बराबर है, लेकिन सी में फर्क है। तो दो लेंथ बराबर है, लेकिन तीसरी लेंथ मुख्तलिफ है। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है जी कि अल्फा और बीटा तो 90 के एंगल पर है, लेकिन जो गैमा है वो 120 डिग्री पर है जी। तो ये जो 120 का एंगल बन रहा है, तो इसने इसको हेक्सागोनल शेप दे दी है जी। तो सिलिका सैंड इसकी एग्जाम्पल है। तो ये सिस्टम आप याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है जी कि यहाँ पे दो लेंथ बराबर है लेकिन तीसरी लेंथ का फर्क है जी, और यहाँ पर दो एंगल बराबर हैं और वो दोनों एंगल 90 डिग्री के बराबर हैं, लेकिन जो तीसरा एंगल है वो 120 डिग्री है जी। तो ये सिस्टम हेक्सागोनल सिस्टम कहलाता है। अब ये छठा सिस्टम आपके सामने है और ये मोनोक्लिनिक सिस्टम है। और मोनोक्लिनिक सिस्टम की खास बात आपने क्या देखी जी, कि ये आपको ऑर्थोरोम्बिक जैसा लग रहा है लेकिन एंगुलर ऑर्थोरोम्बिक है जी। और यहाँ पे आपने क्या देखा जी कि ए बी के बराबर नहीं है, बी सी के बराबर नहीं है, यानी लंबाई चौड़ाई और मोटाई में फर्क है, यानी तीनों लेंथ डिफरेंट है। ए बी के बराबर नहीं है, बी सी के बराबर नहीं है। और अगर आप इनके एंगल्स को देखें तो अल्फा और गैमा तो 90 के बराबर हैं, लेकिन बीटा डिफरेंट है, बीटा 90 डिग्री नहीं है। कॉपर सल्फेट इसकी एग्जाम्पल है और ये मोनोक्लिनिक सिस्टम कहलाता है। तो मोनोक्लिनिक सिस्टम की खास बात क्या होगा जी, कि तीनों एक्सेस डिफरेंट साइज की हैं, ए बी और सी, इन तीनों की लेंथ में फर्क है। और अगर आप एंगल को देखें जी तो दो एंगल बराबर हैं और 90 डिग्री के हैं जी, लेकिन जो तीसरा एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं है। इसलिए ये जो सिस्टम है ये मोनोक्लिनिक सिस्टम कहलाता है। और ट्राई क्लिनिक सिस्टम की अगर आप बात करें जी, तो ट्राई क्लिनिक सिस्टम में ये, इसको भी अगर याद रखना बिल्कुल आसान है, ये क्यूबिक के बिल्कुल अपोजिट है जी। यानी तीनों ही लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों ही डिफरेंट है, यानी ए बी के बराबर नहीं है, बी सी के बराबर नहीं है, और इसी तरह अल्फा बीटा के बराबर नहीं है, बीटा गैमा के बराबर नहीं है, और इनमें से कोई भी एंगल 90 के बराबर नहीं है। तो सारे के सारे एंगल मुख्तलिफ हैं, अल्फा अलग है, बीटा अलग है, गैमा अलग है जी। और इसकी मिसाल कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है विद 5H2O। और ये सिस्टम क्या कहलाता है, ट्राई क्लिनिक सिस्टम कहलाता है जी। तो ये क्रिस्टल सिस्टम के बारे में हमने डिटेल के अंदर पढ़ा। इसको अगर याद रखना है तो याद रखने का सबसे आसान तरीका यह है जी कि आप इन सिस्टम के नाम लिखें और फिर इनकी एक्सिस को एक साथ लिखें, एंगल्स को एक साथ लिखें और इनकी एग्जाम्पल्स को एक साथ लिखें और थोड़ी सी इन पे तवज्जो दें, तो बासानी आपको ये याद हो जाएंगे और याद रह जाएंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, ये आपकी एमसीक्यूज के हवाले से हर साल इसमें से कोई ना कोई एमसीक्यू जरूर आता है, और एमकेट और ई कैट के हवाले से। तो क्रिस्टल सिस्टम को याद रखने का तरीका ये है जी कि आप इसको समराइज फॉर्म में करें और उसके बाद इसको याद रखें, इंशाल्लाह आपको ये याद हो जाएगा। तो ये आज का टॉपिक था, और आज के टॉपिक के अंदर आपने आज के इस लेक्चर के अंदर हमने दो टॉपिक को पढ़ा, आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म, और उसके बाद क्रिस्टल सिस्टम को स्टडी किया जी।
तो इम्तिहान में सवाल इस टॉपिक के किस तरह से आए हुए आइए देखते हैं जी। तो ये पहला सवाल आपके सामने है और यहाँ पे लिखा हुआ है डिफाइन अ यूनिट सेल, यूनिट सेल को डिफाइन कीजिए। और लिखा हुआ है व्हाट विल बी द शेप ऑफ यूनिट सेल हैविंग ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यूनिट सेल को डिफाइन करना था और इन सेल डायमेंशन से आपने पहचानना था जी कि यूनिट सेल कौन से सिस्टम का है और फिर उस यूनिट सेल की शक्ल बनानी थी। इसलिए मैंने कहा भाई शेप अगर आप बना सके तो जरूर बनाए, क्योंकि इम्तिहान में एक बार शेप बनाने के लिए भी आया है जी। तो यूनिट सेल की डेफिनेशन को लिखा और उसके बाद इस सेल डायमेंशन के हिसाब से जो सिस्टम बन रहा था वो क्यूबिक सिस्टम बन रहा था। तो क्यूबिक सिस्टम के सेल को आपने ड्रॉ कर दिया, यूनिट सेल को आपने ड्रॉ करना था। ए बी और सी बराबर है, अल्फा बीटा गामा तीनों 90 के बराबर है। तो ये जो सिस्टम है इसको क्यूबिक सिस्टम कहते हैं। ये दूसरा सवाल आपके सामने है और यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलीमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म के दरमियान डिफरेंशिएट करें जी। तो आपने आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म के दरमियान फर्क को बयान किया। इम्तिहान में अगर ये 2 नंबर का सवाल आता है तो आपने 4 डिफरेंस लिखने चाहिए, 4 नंबर का सवाल आता है तो फिर आप 4 डिफरेंस ही लिखेंगे। लेकिन अगर ये 1 नंबर का सवाल आता है तो आप इनमें से कोई 2 डिफरेंस लिख सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर था जी और ये इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर था जी। चैप्टर नंबर 2 यहाँ पर खत्म होता है। चैप्टर नंबर 2 9 लेक्चर्स पर मुश्तमिल था। शुरू के 6 लेक्चर्स के अंदर हमने गैसियस स्टेट ऑफ मैटर को डिस्कस किया, 7वें लेक्चर के अंदर हमने लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर को डिस्कस किया और 8वें और 9वें लेक्चर के अंदर हमने सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर को डिस्कस किया। तो जो तीनों स्टेट्स थी मैटर की उनको हमने कंप्लीटली डिस्कस किया। यकीनन आपको ये समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर है जी, उस लेक्चर के अंदर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का ये चैप्टर नंबर 3 है और इसका नाम है द एटॉमिक स्ट्रक्चर जी। तो तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे और एटम के बारे में पढ़ेंगे जी कि एटम होता क्या है जी। एक कॉन्सेप्ट था डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से जी कि एटम इनडिवाइजिबल पार्टिकल है, लेकिन उसके बाद फिर जब मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करके देखा गया तो उसी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स बरामद हुए जी, यानी सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर्ड हो गए। इससे ये बात साबित हो गई जी कि एटम डिवाइजिबल पार्टिकल है, इनडिवाइजिबल पार्टिकल्स नहीं है जी। तो ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर्ड हुए फिर ये किस तरीके से अरेंज हुए और फिर इनके पीछे मैथमेटिकल वर्किंग क्या है, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 और लेंदी चैप्टर्स में इसका शुमार होता है। तो इस चैप्टर को हम इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे और डिटेल के अंदर इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इंशाअल्लाह आपसे अगले लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।